Hello students, this side your chemistry teacher Isha Dhiman. If the first video we had read some of the general matter of solid state which we have been studying in 10th and 11th standard, also how we will discuss a main topic, difference between crystalline solid and amorphous solid. फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल देकर के मैंने समझाया था चौक और मार्बल का, कि हमने चौक को किस में रखा था, एमोर्फस सॉलिड में, और मार्बल को किस में रखा था, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में। क्यों रखा था? क्योंकि जो मार्बल है वो आसानी से नहीं टूटता, उसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर चेंज है जिसकी वजह से वो आसानी से नहीं टूटता और उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड में रखा गया है। और चौक हमारी जो होती है ये आसानी से हम इसको तोड़ सकते हैं, इसलिए इसको एमोर्फस सॉलिड में रखा गया। अब ये क्यों रखा गया, उसके लिए हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में। अब फर्स्ट चलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरफ। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने लिखा है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो एटम्स होते हैं, ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अब कोई भी हमने पार्टिकल ले लिया है, ये पार्टिकल है हमारा, ठीक है, तो हमको इसको पार्टिकल को रेगुलरली और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना है किसी भी पार्टिकल का। अब ये पार्टिकल क्या है आपको पता है, एटम क्या होता है? वैसे तो स्फेरिकल होता है एटम, कोई भी स्फेरिकल है ना, तो हम उसका सेंटर पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। तो किसी पार्टिकल का हम सेंटर पॉइंट लेकर के चल रहे हैं, आप पूरा का पूरा एटम भी बना सकते हैं, ठीक है। कोई सेंटर पॉइंट लेकर के चल रहे हैं, जैसे कि एक पार्टिकल हो गया, फिर दूसरा इसी के रेगुलरली और सिस्टमेटिकली सेकंड हो गया, फिर ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो ये पूरा रेगुलरली और सिस्टमेटिक अरेंज होते हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं सिर्फ इतने ही, ये लॉन्ग रेंज के लिए कितना भी लंबा हो सकता है ना, लॉन्ग रेंज के लिए। अब जैसे फिर सेकंड में इन दोनों के बीच में एक एक ले लिया है हमने पार्टिकल, फिर ऐसे ही, तो ये ऐसे ही जितने भी पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, सभी के सभी पार्टिकल्स सिस्टमेटिकली और रेगुलर अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा मार्बल है वो आसानी से टूट नहीं पाता, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिकली बना हुआ कोई एक सब्सटेंस है, ओके। अब सेकंड है हमारा एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड भी क्या है, ध्यान से सुनना, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स फॉर शॉर्ट रेंज। लेकिन इसमें रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे एग्जांपल से, इसको भी एग्जांपल से हम समझे तो, जैसे हमने कोई एक ही पार्टिकल ले लिया है, ठीक है, सेकंड पार्टिकल रेगुलरली चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जाकर के क्या होता है, इसका अरेंजमेंट, रेगुलरली अरेंजमेंट टूट जाता है, ठीक है। तो ये पार्टिकल कैसे भी हो जाते हैं, फिर से रेगुलर चलेगा, फिर से इसका ये क्या सिस्टमेटिक पोजीशन टूट जाएगी, फिर ये स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो एमोर्फस सॉलिड में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये रेगुलरली अरेंज तो होते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, ठीक है, शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं, इसलिए ये आसानी से टूट जाते हैं। चलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड इन सेकंड एग्जांपल, सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हमें बोला गया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। दीज आर एक्चुअली ट्रू सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वे एक्चुअली क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और हमें सॉलिड स्टेट के पूरे चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि ट्रू सॉलिड्स को ही पढ़ना है, ओके। एंड एमोर्फस सॉलिड में क्या है, इट्स आर या एमोर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स, नॉट ट्रू सॉलिड्स, इट्स स्यूडो सॉलिड्स, पी साइलेंट है, स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। ये क्या होते हैं स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होते हैं? अब एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि ग्लास, ग्लास क्या है, एक सुपर कूल्ड लिक्विड है या एक स्यूडो सॉलिड्स है। क्यों? क्योंकि आप देखना कभी अगर आप कहीं पर 5 या 4-5 सालों से रह रहे हो तो वहां पे जो ग्लास लगे होते हैं कभी उनको ऑब्जर्व करना, क्या होगा जो ग्लास है, क्या है ग्लास, एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, तो वो क्या होता है कि कुछ सालों बाद जो ग्लास का विड्थ होती है, नीचे की तरफ से जो ग्लास होता है वो क्या हो जाता है, उसकी थिकनेस बढ़ने लगती है और ऊपर से थोड़ा वो पतला हो जाता है।
क्योंकि ग्लास एक क्या है, ट्रू सॉलिड नहीं है, एक सुपर कूल्ड लिक्विड है या सूडो सॉलिड है। ठीक है, इस बात को ऑब्जर्व करना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स आर स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का और एमॉर्फस सॉलिड की डिफरेंस का थर्ड पॉइंट है मोस्ट जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस पता करना है कि कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है, उसके लिए ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे आप आराम से पता कर सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है। जैसे कि मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखा हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प। मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प का मतलब क्या है कि शार्प मीन्स कि अगर कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया गया तो वो उस पर वो चीज जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो मेल्ट हो ही जाएगी। सपोज हमने ले लिया है 120 डिग्री सेल्सियस पर कोई चीज, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो वो 120 डिग्री पूरे 120 डिग्री पे मेल्ट हो जाएगा, उसमें टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एकदम शार्प होता है। ओके, सेकेंडली हमने लिखा है मेल्टिंग पॉइंट किसका, एमॉर्फस सॉलिड्स हैज मेल्टिंग पॉइंट रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये क्या होता है, जो एमॉर्फस सॉलिड्स है उसमें कोई, अगर हम किसी एमॉर्फस सॉलिड को क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, तो वो क्या होता है, रेंज में होता है। मान लीजिए सपोज हम कोई चेयर है, चेयर क्या है, एक एमॉर्फस सॉलिड या सूडो सॉलिड या कूल्ड, क्या बोला था मैंने, कूल्ड लिक्विड है ना, कूल्ड लिक्विड का एक एग्जाम्पल है। तो मान लीजिए कि हम उसको मेल्ट करें तो पहले क्या होगा, पहले थोड़ी सी मेल्ट होगी है ना, पहले प्लास्टिक से थोड़ी सी मेल्ट होगी, फिर वो बिल्कुल लिक्विड बाद में बनेगी। ठीक है, तो क्या है, मान लीजिए किसी भी एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट होनी शुरू हुई, तो वो पूरी की पूरी जा करके कम से कम 200 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगी। सपोज है ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होनी स्टार्ट हुई, तो पूरी जा करके 200 डिग्री सेल्सियस पर जा करके कहीं जाके मेल्ट होगी। तो क्या है, एमॉर्फस सॉलिड में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक रेंज में होता है ना, वो फिक्स नहीं होता। जबकि हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो हमें पॉइंट दे दिया कि 120 डिग्री सेल्सियस पर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा मेल्ट होना है, तो वो उतने ही टेम्परेचर पर मेल्ट होगा, उसके टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को कैसे पहचान सकते हैं। अब ये देखिए फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने लिखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड में एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, और एमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। कंफ्यूज मत होना, कभी सोचो कि यहाँ पे अच्छा ए है तो ये एमॉर्फस का होगा। ठीक है, थोड़ा लॉजिकली से हट करके सोचो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, एंड एमॉर्फस में आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब क्या है, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, और आइसोट्रॉपिक का सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब हम इसको कैसे समझे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एन आइसोट्रॉपिक और कौन आइसोट्रॉपिक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज और डिफरेंट डायरेक्शन को हम कैसे देखें, या सेम प्रॉपर्टीज और सेम डायरेक्शन को हम कैसे देखें। अब फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया था, रेगुलर एंड सिस्टमेटिक क्या होता है, अरेंजमेंट होता है किसका, पार्टिकल्स का। तो उससे पहले हम एक एक समझते हैं, पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड का समझते हैं कि ये एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर में कैसा होता है। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट नेचर डायरेक्शन में कैसे होती है। तो देखिए, मैंने ये एक सिस्टमेटिक पोजीशन बनाई थी जब मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट समझाया था, इसमें कैसे ये बनाया था। तो मैंने व्हाइट ब्लू किस लिए लिखा है, जिससे कि हम आराम से डायरेक्शन को और इसकी प्रॉपर्टीज को समझ सकें। ठीक है, तो जैसे हम वो पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग है फिजिक्स पढ़ते हो ना, तो उससे ही रिलेटेड है, ध्यान से समझना। ठीक है, और हो जाए तो कॉपी और ब्लैक और ब्लू पेन लेकर के समझना, उससे जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगी ऐसे आप भी करते रहना अपने साथ साथ। अब देखिए, हमने बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, सिस्टमैटिक और रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अब हमने ये क्या बनाए थे, पार्टिकल्स बनाए थे, इनको हमने ले लिया कि ये चलो मैंने ये व्हाइट बनाया, ये ब्लू, ये व्हाइट, ब्लू, व्हाइट। फिर व्हाइट के यहाँ पे क्या आ गया, ये व्हाइट लिया था शुरू में, तो इस बार हम ले लेते हैं ब्लू व्हाइट ब्लू व्हाइट। ठीक है, फिर व्हाइट ब्लू व्हाइट ब्लू व्हाइट,
ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ब्लैक ब्लू, वो तो हम समझने के लिए कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब देखिए कि हमने क्या बोला, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या आ रहा है, व्हाइट ब्लू, है ना। अगर हम डायरेक्शन चेंज करते, चलो हम नीचे से ऊपर की तरफ चले अगर, तो क्या आएगा, व्हाइट ब्लू ब्लू, हुआ ना चेंज डायरेक्शन में, तो प्रॉपर्टी में भी तो चेंज हुआ ना। यहाँ पे क्या थी, व्हाइट ब्लू, इस अरेंजमेंट में तो यहाँ पे क्या हो गया, व्हाइट ब्लू ब्लू, तो कुछ तो चेंज हुआ है। तो जैसे ही हमारे किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है। जैसे यहाँ पे देख लो आप, ये ब्लू व्हाइट, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज करते ही क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी भी हमारी चेंज हो जाती है। अब आपको पता है, जैसे मैंने लिखा हुआ है कैटायन और एनायन, ये क्या है हमारा, कैटायन एनायन ऐसे है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से क्या हो गया हमारा, कैटायन एनायन, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आया है। तो इसलिए बोला गया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वे कैसे होते हैं, एनआइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के साथ में चेंज हो जाती है, कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। आया ना समझ में। चलो पहले दूसरा पढ़ते हैं, फिर एक बार से और रिवीजन में समझाती हूँ। अब हमने बोला एमोर्फस सॉलिड्स कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं इन नेचर में। आइसोट्रोपिक क्या बोला हमने, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, उसमें तो हमने क्या किया हुआ था, रेगुलर और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट था, हमें पता था कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है ना। इसमें तो हमें कुछ भी नहीं पता, ये तो खिचड़ी पकड़ी है ना। इसमें तो हमें कुछ ही नहीं पता है, कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है। अब मान लीजिए हमने ये व्हाइट ब्लू यहाँ पे शुरू किया, अभी हमें समझ ही नहीं आ रहा है, ये सारा मिक्स हो गया, कौन सा हमने व्हाइट लिया तो कौन सा ब्लू, या कौन सा कैटायन लिया तो कौन सा एनायन। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन डिफरेंट ले सकते हैं हम, कोई सी भी डायरेक्शन ले लो, इधर से डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज तो इसकी सेम ही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है। इसलिए एमोर्फस सॉलिड्स कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं, एन आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। चलिए समझने के लिए अपने पास में ब्लैक एंड ब्लू पेन होता है यहाँ पे, वो लेकर के बैठिए और कॉपी पे जैसे मैं बोलती हूँ ऐसे डॉट लगाइए, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्टिकल लिया क्या, ब्लू, ठीक है। सेकंड हमने कौन सा ले लिया, ब्लैक, फिर ब्लू एंड देन ब्लैक। चलिए नीचे चलते हैं, फिर ब्लू लिया था तो हम कौन से ले लेंगे इस बार, ब्लैक, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, इधर से हम ले रहे थे तो क्या रहा था, ब्लू ब्लैक, और अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तो ब्लू, हुई ना फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। तो जब आप खुद से करके देखोगे नोटबुक पे तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, लास्ट पॉइंट पे हम एग्जांपल्स पे से समझे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल हम देंगे तो क्या होंगे, NaCl, KCl, ZnSCF2, जो कि हमें आगे पढ़ना ही है ना, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के NaCl, KCl, ZnS एंड CaF2। और एमोर्फस सॉलिड्स के जैसे मैंने भी बताया, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, है ना। तो ये कॉमन सा क्या था, डिफरेंस था क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने फोर्थ पॉइंट बताया है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स के डिफरेंस का, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमें आगे पढ़ना है टाइप्स, ठीक है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हमें पूरे चैप्टर में सॉलिड्स ही पढ़नी है, और क्या पढ़नी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके।